हो गया। हाँ लिखिए, माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर आवेश माइनस Q, छोटा q, जिसके बिंदु A पर आवेश माइनस Q तथा बिंदु B पर आवेश प्लस Q है। B पर आवेश प्लस Q है। फिर माना कि द्विध्रुव की लंबाई 2L है, द्विध्रुव की लंबाई 2L है, लंबाई 2L है। लिख लिए? 2L लिखने आया है ना जी? 2L ऐसे 2L, द्विध्रुव की लंबाई 2L है। फिर लिखिए, फिर माना कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी R पर फिर माना कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी R पर द्विध्रुव के लंबवत समद्विभाजक पर, लिखे ना, दूरी R पर द्विध्रुव के लंबवत समद्विभाजक पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, P है। P है, लिख लिए? एक बिंदु P है, लिख लिए सब आदमी? लंबवत समद्विभाजक पर एक बिंदु P है, लिख लिए? लिख लिए ना? नहीं लिखे? अरे आप लिखे, आपको कह रहे हैं। अरे आप ही को कह रहे हैं, लिखे आप? अरे आपको तो कह रहे हैं। हाँ हाँ, कहाँ छुपे हुए हैं समझ में नहीं आता है। तो एक बिंदु P है। अब लिखिए फुल स्टॉप के बाद, इस बिंदु पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करेंगे, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करेंगे, ठीक है? कारण के बाद इस बिंदु पर, इस बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करेंगे, ठीक है? अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करेंगे। अब इसमें एक फिगर ड्रॉ कीजिए पहले। हाँ जी, लंबवत समद्विभाजक लिखाए हैं ना? हाँ, तो मतलब परपेंडिकुलर प्लस Q। फिगर ड्रॉ करते जाइए आप लोग। हाँ, फिगर ड्रॉ कीजिए आप लोग।
हाँ, लंबवत समद्विभाजक, लंब नहीं, लंबवत समद्विभाजक। तो ये भी एक, हाँ, ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये 90 ही है। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर आवेश -q, बी पर आवेश +q, इसका लंबाई 2l है, इसके मध्य बिंदु O से इसके लंबवत समद्विभाजक पर एक बिंदु P स्थित है। अब हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ए लंबाई √l² प्लस r² प्लस l² हो जाएगा। ये भी होता है हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये भी हो जाएगा √r² प्लस l², है ना, होता है ना जी। ये चीज इक्वल टू √p² प्लस b²। तो यहाँ p कितना हुआ r और b कितना है l, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो ये इसका हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो कर्ण बराबर √लंब² प्लस आधार², ये लंबाई इतना, ये लंबाई इतना। हाँ, विस्वतीय नहीं, लंबवत समद्विभाजक पर निकालते हैं, विस्वतीय नहीं निकालते। मतलब उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो निकालते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ से लंबवत समद्विभाजक पर पॉइंट लिए हैं। नहीं, बुक में लिखा है क्या चीज? विस्वतीय, विस्वतीय तल पर स्थित बिंदु। अब लिख सकता है, हिंदी विस्वतीय हो सकता है, लंबवत समद्विभाजक हुआ, विस्वतीय मत पढ़िए। निरक्षीय स्थिति देखें हम लोग, आइए, अक्षीय और निरक्षीय, वो मिसप्रिंट हो। हाँ, हो गया। तो r² प्लस l² देख लिए। अब जो है हम लोग यहाँ देखेंगे, अब यहाँ लिखिए, अब द्विध्रुव के आवेश -q के कारण, लिखते जाइए, -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1। चूंकि इसमें अब ज़्यादा समझाना नहीं है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, उसमें जैसे लिखे थे। E1 बराबर 1/4πε0 Q बटा दूरी r² प्लस l² का होल स्क्वायर, और PA की दिशा में, दिशा किधर है? देखिए यहाँ PA की दिशा है, देख रहे हैं ना, एरो है तो PA की दिशा में है ना। और ये तो मैग्नीट्यूड है जो जान ही रहे हैं, इतना होता है। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? रूट हट जाता है ना, स्क्वायर के बाद रूट हटता है ना, तो रूट हट गया PA की दिशा में, स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर द्विध्रुव के आवेश +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4πε0 Q बाई √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। और ये किस दिशा में है? BP के दिशा में। देखिए ये किधर है? BP की दिशा में, BP की दिशा में। तो दिशा क्या हो गया इसका? BP की दिशा में है, समझ गए।
अब देखिए द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव निकालिए। ये BP की दिशा में है और ये PA की दिशा में है, जो बोर्ड पर दिख रहा है कि BP की दिशा में और PA की दिशा में। अब हम लोग लेंगे अब इस प्रकार द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए यहाँ ये एंगल हम लोग जानते हैं कि बहिष्कोण दो अंतः कोणों को योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। बहिष्कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये एंगल थीटा, एंगल थीटा, तो एंगल कितना हो जाएगा जी? थीटा थीटा टू थीटा हो जाएगा ना, थीटा थीटा टू थीटा हो जाएगा। अब देखिए तो E इक्वल टू E1 प्लस E2, E इक्वल टू E1 cos थीटा मैग्नीट्यूड के रूप में ले रहे हैं, तो E1 cos थीटा परिमाण के रूप में, तो E2 cos थीटा। तो E का परिमाण जो निकाल रहे हैं हम लोग द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, E इक्वल टू E cos थीटा और E2 cos थीटा। देखिए इसका भी कंपोनेंट इस पर लेंगे, इसका भी कंपोनेंट इस पर लेंगे और इसका भी कंपोनेंट इस पर लेंगे, तो इसका भी घटक इस पर होगा और इसका भी घटक इस पर होगा। तो इसका भी घटक इस पर E1 cos थीटा चूंकि एंगल बना रहा है, और इसका भी E2 cos थीटा, तो दोनों को ऐड कर दिए। अब देखिए तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा अब प्लस E1 cos थीटा, चूंकि E1 बराबर है E2 के। अब देख रहे हैं कि E1 E2 दोनों क्या है? इक्वल है। E1 E2 क्या है? दोनों इक्वल है। चलिए इतना नोट कीजिए पहले, E1 और E2 दोनों बराबर है ना जी, दोनों का परिमाण बराबर है। देखिए तो E1 E2 का परिमाण बराबर है ना। देखिए E1 भी आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और E2 भी आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी उतना ही आया है ना, दोनों बराबर है। ये भी उतना ही आया है Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर BP की ओर दिशा में दोनों बराबर आया है, तो दोनों का परिमाण बराबर है, तो E2 के बदले में E1 लिख सकते हैं। तो हम बताए हुए हैं कि जिस अक्ष के साथ कोण बनता है उसका कॉस लगता है, जिसके साथ कोण नहीं बनता है उसमें साइन लगता है। इसलिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और चूंकि E1 E2 के बराबर है तो E2 के लिए क्या लिख दिए? वहाँ E1 लिख दिए, चूंकि E1 E2 के बराबर है, दोनों बराबर है ना। देखिए ना दोनों एक समान है, तो इसलिए E1 बराबर क्या लिख दिए? E2, तो E2 के बदले में क्या रख दिए? यहाँ E1 डाल दिए। ठीक है, चूंकि दोनों बराबर है, देख लीजिए ना दोनों का सेम आया है। हाँ अब देखिए अब क्या हो जाएगा? 2E1 cos थीटा होगा जी, 2E1 cos थीटा, और E1 कितना है? तो E1 देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही नहीं E1। और cos थीटा, अब इस फिगर में cos थीटा बताइए कितना होगा? समकोण त्रिभुज है तो cos थीटा है, अरे cos थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, आधार बाई कर्ण, तो आधार बाई कर्ण के रूप में cos थीटा इसमें बताइए कितना होगा? जल्दी बताइए। तो वो भी L है, L है ना जी, L बाई प्लस L स्क्वायर, आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, तो आधार हो गया L, कर्ण हो गया रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो वही लिखेंगे।
एल बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, इक्वल टू आधार बाई कर्ण एल बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 2L³ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2 रूट हटता है तो क्या लिखते हैं 1/2 पावर लिखते हैं ना जी। रूट जब हटाते हैं तो पावर कितना लिखते हैं 1/2, रूट हटेगा तो पावर कितना आएगा 1/2। अरे रूट जब हटता है तो पावर कितना आता है 1/2 से यहाँ लिख दिए, चूंकि रूट x है तो रूट हटेगा तो पावर 1/2 आ जाएगा। तो ई इक्वल टू इसको समाप्त करना है, इसलिए अभी आप लोग लिखिएगा आराम से। तो 2L³, अब देखिए आधार समान होता है तो घात जुट जाता है, आधार समान होता है तो घात जुट जाता है। तो ये आधार समान है ना, इसका घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है ना जी, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो जुट जाएगा। तो देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 1 + 1/2 आएगा ना, आधार समान है तो घात जुट जाएगा। अब देखिए, अब फिर अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 1/4πε0 2L³ और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर कितना हो जाएगा 3/2 आएगा। एलसीएम लेंगे तो 3/2 आ जाएगा। 1 + 1/2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3/2 आएगा। अब देखिए, अब 2L³ को क्या कहते हैं, पिछले क्लास में बताए हुए हैं कि 2L³ को क्या कहते हैं, पी कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो अभी पूछे हैं सब आदमी से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को 2L³ कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं 2L³ कहते हैं। तो ई इक्वल टू आ गया 1/4πε0 p बटा आर स्क्वायर पर क्यू। अब बोलिएगा कि सर एल स्क्वायर हटा दिए, तो कल बताए थे ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये बताए थे चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का लंबाई बहुत कम होता है, अल्प लंबाई होता है, इसलिए अगर छोटा का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा आएगा, इसलिए एल स्क्वायर को हटा देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। कल लिखे थे ना कि एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं चूंकि वैद्युत की लंबाई बहुत छोटा होता है। तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0.01 और छोटा आएगा। तो ई इक्वल टू 1/4πε0 p बाई ये आर स्क्वायर पर पावर कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना था 3/2 है ना। तो इसका पावर आ गया 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया r³। इतना आ गया जी, इतना आया ना, r³ हो गया। यहाँ लिखेंगे L इज मोर लेस देन R, देयरफॉर नेग्लेक्टेड, इसलिए लिख लीजिएगा, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। एक एक पॉइंट को हम सबको लिख देते हैं, ऐसा नहीं है कोई पॉइंट हम छोड़ते हैं, कहाँ क्या आया उसको लिख देते हैं। तो आ गया ई इक्वल टू 1/4πε0 p बाई r³। जल्दी से नोट कीजिए। तो ये निरक्षीय स्थिति में था, अक्षीय में, निरक्षीय में या लंबवत समद्विभाजक पर अगर कोई पॉइंट है तो इक्वल टू, उसमें 2p आया था, फर्क सिर्फ इतना ही है, उसमें क्या आया था 2p, उसमें आया था इक्वल टू 1/4πε0 2p बाई r³ आया था ना जी, 2p बाई r³। और इसमें कितना आया p बाई r³। मतलब निरक्षीय स्थिति में जो है अक्षीय का आधा है, अक्षीय का हाफ है, निरक्षीय स्थिति में अक्षीय का क्या है हाफ है, आधा है। देख लिए ना 1/4πε0 p बाई r³। तो यही था ई इक्वल टू 1/4πε0 p बाई r³ हम लोग निकाल लिए निरक्षीय स्थिति में।